हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, वेक्टर कैलकुलस जो हमारा यूनिट नंबर 5 है AKTU की जो सिलेबस है मैथ का, उसके हिसाब से तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम इसके कुछ एसेंशियल्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर लें। सीधे हम गड़बड़ क्या कर देते हैं, हम सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर कूद पड़ते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अगर हम सीधे कूद पड़ते हैं तो एक अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन हम उसमें एक ट्रैप में आ जाते हैं। क्योंकि ठीक है, मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच के रूप में लोग देखते हैं, उसको इस तरह से पॉपुलराइज करते हैं कि इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आप टेक्निक इस्तेमाल करते हो, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वो टेक्निक क्या होती है, क्यों डेवलप होती है, उनके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं। अगर आप उन टेक्निक के लॉजिक समझ जाते हो, उन टेक्निक की रेशनैलिटी को समझ जाते हो कि वो क्या है, क्यों है और कैसे काम कर रही हैं, तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक यू, इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव अ 4 व्हीलर, देन आप थोड़ा सा बदलाव करके ऑलमोस्ट किसी भी तरह का 4 व्हीलर चला सकते हो, मोटे मोटे तौर पर अगर आप बात कहो तो। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग 4 व्हीलर सिस्टम कैसे काम करता है, उस पर कैसे बैलेंस क्या होता है, वो डेवलप करना है। देन आप फिर कुछ भी चला सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए सारे 4 व्हीलर एक चैलेंज की तरह से दिखते हैं कि भाई ये तो ऑटोमेटिक है, तो ट्रक है, तो हैवी व्हीकल है, तो लाइट व्हीकल है, इस तरह से। तो ऐसा ही कुछ अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले हमारी शुरुआत वेक्टर कैलकुलस से है। थोड़ा सा इसकी जो प्रतिष्ठा है मैथमेटिक्स की दुनिया में, वो है कि टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है। और शायद उसका कारण ये है क्योंकि इसको आप 12th में नहीं पढ़े होते, ये 12th के बाद का टॉपिक होता है, तो शायद इसलिए इससे आपका पहला परिचय नहीं होता है, इस वजह से इसको शायद डिफ़िकल्ट कहा जाता है। बट एज एन इंजीनियर मैं हमेशा से कहता हूँ, आप किसी भी तरह के इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस के हो, CS हो, EC हो, किसी भी ब्रांच के हो, गणित आपका सबसे अच्छा साथी है। अगर आप गणित का दामन नहीं छोड़ते हैं, गणित पे आपकी दोस्ती अच्छी हो जाती है, तो आप कभी भी आपको कभी भी इस बात की कमी नहीं रहेगी कि हम क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों हम अच्छी जगहों पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैथमेटिकल माइंड ही है जिसकी असल में तलाश रहती है हर व्यक्ति को। अगर आप एक कंपनी चलाते हो तो आप भी चाहोगे कि आपके पास एक ऐसा आदमी हो जो मैथमेटिकल सोचने वाला हो। मैथमेटिकल का मतलब हमेशा अंकों या थ्योरम का मतलब नहीं होता है। मैथमेटिकल का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर तरीके से सोचने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रम के साथ काम करे, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, हर स्टेप के बीच का लॉजिक उसको मालूम होना चाहिए। इस तरह से नहीं कोई कह दे कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे दौड़ पड़े, कान कोई नहीं देख रहा है। आपकी लॉजिक जो है ना, वो आपकी वो स्ट्रेंथ जरूरी होनी चाहिए, दिमाग में जो समझने की क्षमता लॉजिक वो जरूरी होनी चाहिए। खैर, हम लोग नाम देते हैं वेक्टर कैलकुलस, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। बेसिकली फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, पैदा हुए थे हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने इस ब्रांच में काफ़ी कुछ काम किया था, और अपने ज़माने में बाद में उनके इन्फ्लुएंस में और लोगों ने भी इस पर काम किया। तो अगर मैं कहूँ एज ए इंजीनियर आपके लिए कहाँ है, अगर आप सॉलिड मैकेनिक्स, एरोडायनेमिक्स, एरोनॉटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लो डायनेमिक्स, टर्बुलेंस, फ्लूइड डायनेमिक्स, तो मुझे नहीं लगता है वेक्टर कैलकुलस के बिना समझाया जा सकता है। या आप दावा कर सकते हो कि आप फ्लूइड डायनेमिक्स जानते हो, रियल सेंस फ्लूइड डायनेमिक्स, जस्ट कुछ रट लिया, कुछ डिपिक्ट कर दिया, कुछ बता दिया ऐसे ही जस्ट भीड़ के सामने, तो दैट इज़ वो तो एक कर्तव्यबाजी, तो मदारी वाली बात हो गई। बट इफ़ यू रियली नो द फ्लूइड डायनेमिक्स, इट मीन्स दैट यू आर वेरी गुड इन वेक्टर कैलकुलस। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट मास ट्रांसफ़र फ्लो वगैरह जो होता है, उसमें भी हम इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह सब इसी से ही शुरू होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं जहाँ पर वेक्टर कैलकुलस की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। तो अगर आप इन सब फील्ड के बारे में, इन सब फील्ड से जुड़े हो, या कभी इस फील्ड में आप अपना कैरियर देखना चाहते हो, कभी इन फील्डों में अपने आप को रखना चाहते हो, तो देन यू नीड टू नो द वेक्टर कैलकुलस। कैलकुलस, जैसे कैलकुलस नॉर्मली पढ़ते हैं तो कैलकुलस में हम 2 सेक्शन पढ़ते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी हमारे सामने 2 तरह की चीज़ें हैं। एक होगा वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में हम कुछ नाम पढ़ेंगे
जैसे एक पढ़ेंगे ग्रेड क्या होता है, हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस क्या होता है, हम पढ़ेंगे कर्ल क्या होता है। तो ये सब एक तरह से वेक्टर डिफरेंशियल वाले सेक्शन का हिस्सा है। दूसरा जो हमारे सामने होगा वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। अब इसमें कुछ इंटीग्रल थ्योरम होंगी, जैसे कि लाइन इंटीग्रल थ्योरम होगी, आपके पास सरफेस इंटीग्रल थ्योरम होगी, आपके पास वॉल्यूम की इंटीग्रेशन की थ्योरम होगी। तो इस तरह की थ्योरम्स हम पढ़ेंगे लाइन वेक्टर इंटीग्रल के पोर्शन में। Many real world problems may model by using concept of vector calculus, so need a three dimensional space formulation। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, एज अ इंजीनियर मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक आम इंसान के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो कि सड़क पे जा रहा है तो वेक्टर कैलकुलस के टर्म में सोच रहा है। आप एज अ इंजीनियर, इफ एज अ साइंटिस्ट, एज अ फिजिसिस्ट अगर आप इस बारे में सोचो तो आपकी एक साइंटिफिक सोच है। जैसे आप सोचो कि अगर हम अंतरिक्ष में कोई चीज़ या फ्लाइट है, तो एक फ्लाइट है तो जो फ्लाइट उड़ रही है वो एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। उस उड़ते हुए फ्लाइट के सिमुलेशन को अगर आपको बनाना है, उस उड़ते हुए फ्लाइट की को सिमुलेट करना है आपको, तो आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में करना होगा। मे बी अगर वीडियो गेम आप लोगों ने देखा हो, खेलते होगे, तो उसमें जैसे कार रेसिंग वाले गेम होते हैं, कार रेसिंग गेम होते हैं। तो जब कार रेसिंग गेम होते हैं तो उसमें 2 तरह के मोड होते हैं। जैसे एक मोड होता है कि आप कार को ऊपर से देख रहे हो, मतलब आप किसी कार का हिस्सा हो, आप एज ए ड्राइवर हो, आपके पास रिमोट है, आप रिमोट से खेल रहे हो। लेकिन एक ऐसा व्यू होता है जहां आप 4 कारें देख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप जिस कार चला रहे हो उस 4 कार के बगल में 4 चीज़ें आप देख रहे हो। ये एक फ्रेम हो गया। उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप ड्राइवर सीट पे अपने आप को मानो, जब ऐसे आप वो प्रेस करते हो तो आप अपने आप को उस कार के अंदर पाते हो, और फिर उस कार के अंदर पाते हो तो आपके सामने विंड स्क्रीन आती है। फिर आप वो व्यू नहीं देखते हो कि ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू और 4 कारें दिख रही, आप खुद एक कार के अंदर हो गए, फिर आप एक चीज़ देखते हो। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली डील करते हैं तो हमारे सामने एक चॉइस होती है, एक ऑप्शन होता है कि हम किस फ्रेम को चुन रहे हैं। हम लैब फ्रेम में बैठ के कर रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जा रहे हैं, हम किस फ्रेम से उस एनालिसिस को कर रहे होते हैं। तो कई बार 3 डायमेंशनल स्पेस में, जब हम एरोडायनेमिक्स में बात कर रहा हूँ, जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उस समय हमको वेक्टर कैलकुलस के, कार्टेशियन सिस्टम के, कर्वीलिनियर कार्टेशियन सिस्टम के, इन सारी जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है। हम कर्व हो रहे होते हैं, हम किसी पाथ पर घूम रहे होते हैं, हम इस तरह के मोशन कर रहे होते हैं, तो फिर हमें एक और ब्रांच की आवश्यकता पड़ती है जो कि इस वेक्टर कैलकुलस का और अच्छा यूज है। दैट इज नोन एज अ डिफरेंशियल ज्योमेट्री टर्म को हम वहाँ पर यूज करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है ये ब्रांच है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अगर हमें एनालिसिस करनी होती है तो हमें 3 डायमेंशनल स्पेस फॉर्मूलेशन का आवश्यकता होगी जानकारी की। और 2 डायमेंशनल जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब सपोज ये बॉक्स है तो 3 डायमेंशनल बॉक्स है, लेकिन इसकी जो सरफेस है, ये सरफेस एरिया जो है, ये एरिया एक 2 डायमेंशनल एरिया है। इसका वॉल्यूम इसका बॉक्स 3 डायमेंशन है, बट इसका सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल है। जैसे द स्पेसिफिक आइडिया ऑफ वेक्टर कैलकुलस स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर फंक्शन एंड स्केलर फंक्शन। बिल्कुल, अगर आपको वेक्टर कैलकुलस की शुरुआत करनी है तो पहले आपको समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर फंक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर फंक्शन। आई वुड से बिल्कुल सिलेबस लेकर के एकदम ऐसे मत बैठो कि एक लाइन मिलाओगे सर ये स्केलर फंक्शन वेक्टर फंक्शन आप क्यों पढ़ा रहे थे, सिलेबस में नहीं है। देखो बच्चों, सिलेबस जो होता है ना वो एक सजेस्टिव होता है, मोर सजेस्टिव सिलेबस होता है। जैसे आप साइंस में खास तौर पर, जैसे आप जैसे आप क्या मैं कहूँ, JNU है, IITs हैं, इनके सिलेबस अगर आप देखो इनकी वेबसाइट पर तो एक यूनिट है उसमें 3-4 टॉपिक लिख देंगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। UPSC की तरह सिलेबस नहीं होता है कि एक पॉइंट उस पर लिखें, ताकि क्योंकि वहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कोई कंपटीशन में एग्जाम में कोई सवाल पूछा, किसी ने कहा नहीं यहाँ पर नहीं, तो बहुत सारे पचड़े होते हैं वहाँ पर कानूनी, इसलिए वहाँ इतना डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। एक होता है पेरिफेरल सिलेबस, जैसे आपसे पूछा गया कि आपको समझना है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो जब आप सिलेबस में लिखा होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, बट टू अंडरस्टैंड द रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी, एक्सिस, रोटेशन,
सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब मालूम होना चाहिए, तब आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की बात कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पर भी होता है, हमसे वेक्टर कैलकुलस दे दिया गया, 4 लाइन में सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन हम सीधे उस पॉइंट पे कूदेंगे, उसके पहले थोड़ा सा जमीन बनाते हैं ना, पहले ग्राउंड फ्लोर पर नींव भरी जाती है, ग्राउंड फ्लोर होता है, देन आपको आगे के फ्लोर उस पर बनाते हो। जितनी मजबूत आपकी नींव होगी, आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होंगी अडॉप्ट करना। तो अगर आपको वेक्टर कैलकुलस को सच में समझना है, देन आपको एक वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। सिंपल सी जानकारी है, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। आपको चीज़ों को सिंपल तरीके से अगर आप देखो तो अब वेक्टर फंक्शन मान लो v इज़ नॉट मीन्स वेलोसिटी, v इज़ जस्ट सम वेक्टर फंक्शन। तो अगर एक वेक्टर फंक्शन v है तो ये जो v होगा ये p का फंक्शन होगा। नाउ व्हाट इज p? p इज़ द पॉइंट, किसी पॉइंट का फंक्शन होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये लिख रहे हैं कि हर वेक्टर फंक्शन एक पॉइंट का फंक्शन होता है। मतलब वेक्टर फंक्शन एक ऐसा चीज़ होती है जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है। सपोज जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ये हमारी पेंसिल जो है ये इसकी टिप उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही, पॉइंट यहाँ है, टिप ऐसे हुई ऐसे हुई। तो अगर हमारा पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है तो ये हमारी पेंसिल इस तरह से मूव कर रही, तो उसकी दिशा पहले ऐसे थी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। चलो इमेजिन करो, थोड़ा सी देर के लिए इमेजिन करो, मान लो एक रास्ता है, इस तरह का रास्ता है, इसके ऊपर एक कार जा रही है, रात के समय है, कार जा रही, तो कार की हेडलाइट ऐसे रहेगी, बिल्कुल सीधी होती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो रास्ता ऐसा है, तो अगर आपके पास इस तरह से कार चल रही है, ये रास्ता है, तो पहले कार की हेडलाइट ऐसे होगी, कार यहाँ पहुँचेगी, हेडलाइट ऐसे होगी, कार यहाँ पहुँचेगी, हेडलाइट ऐसे होगी। तो जो हेडलाइट है वो हमेशा सीधी रेखा में चल रही है। तो अगर आप हेडलाइट को एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करो तो हमेशा उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आपकी जब कार यहाँ थी तो हेडलाइट इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पहुँची इस डायरेक्शन में, यहाँ पहुँची इस डायरेक्शन में। तो ये जो एरो है, अगर ये वेक्टर फंक्शन है तो ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है वेक्टर फंक्शन v इज फंक्शन ऑफ p, जिसमें कि v1 भी p का फंक्शन होगा, v2 p का फंक्शन होगा, v3 p का फंक्शन होगा। अब v1 v2 v3 क्या है? कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर हम कहें r हैं तो r कंपोनेंट कौन होता है? x होता है, y होता है, z होता है। ऐसे ही यहाँ पर v अगर कोई वेक्टर फंक्शन है तो उसके कंपोनेंट v1 v2 v3, और ये सब v1 v2 v3 उस पॉइंट के ऊपर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आप पॉइंट चेंज करो तो उस हिसाब से इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ v आर वेक्टर एंड डिपेंड्स ऑन द पॉइंट p इन द स्पेस। वेरी ऑब्वियस। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये एक कर्व है, यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज जस्ट अ कर्व। इस कर्व पर आपने कुछ टेंजेंट्स डिफाइन कर दिए। तो जो टेंजेंट्स हैं ये एक वेक्टर है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये एक सरफेस है। अब जो सरफेस है तो इस सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस सरफेस से हम आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से कुछ एरो शो कर रहे हैं, और ये एरो जो है ये इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। मान लें ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो जिस तरह से सरफेस मुड़ रही है उसी हिसाब से ये वेक्टर्स भी हैं। अगेन मान लो ये सरफेस है, आप देखो अगर आप देख रहे हो तो ये कर्व्ड है, तो मान लो यहाँ पर अगर इस कर्व के परपेंडिकुलर होगा तो पेंसिल ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी। तो हम एक रूल फॉलो कर रहे हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जो है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। हमारा ये नॉर्मल या ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा इस सरफेस के 90 डिग्री पे होगी। तो जहाँ सरफेस गोलाई ले रही है वहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम अगर ये कहें ये यहाँ पर है, यहाँ पर नाक ऐसे है तो इस तरह से इसका परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से जैसे गाल यहाँ गोलाई हुई, यहाँ पे आए चिन आया तो इस तरह से। तो जैसे जैसे सरफेस चेंज हो रहा है हम इसको नॉर्मल रखते हैं, और नॉर्मल रखने के साथ साथ इसका जो डायरेक्शन है वो उस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये नॉर्मल वेक्टर्स हैं सरफेस के जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ही आप सोचो कि कुछ रोटेट कर रहा है। जैसे आप लोगों ने पता नहीं गर्मी के दिनों में अब इतनी फुर्सत होती है कि नहीं, इतनी आपाधापी है। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो नहाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। मतलब माताजी ने कहा चलो नहाओ चल के, तो गए बाथरूम, बैठे हैं, बाल्टी पानी भर लिया, थोड़ी देर तक उसमें पानी घुमा रहे हैं, फिर लोटे से पानी कर रहे हैं, फिर इधर करके जब दोबारा आवाज़ आती थी 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तब फिर नहाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। तो बड़ी फुर्सत का समय था, कोई आपाधापी नहीं थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आराम से पानी गोल गोल घुमा रहे हैं, खेलने की जो घटनाएँ होती खेल रहे हैं। तो कभी आप उस बाल्टी के अंदर हाथ घुमाइए
जब आप हाथ घुमा दोगे और उसके बाद हाथ निकालोगे तो देखोगे पानी घूम रहा है ना, पानी घूमता है, और जो घूमता है तो उसका एक सेंटर होता है, उसके बीच का एक सेंटर होता है। अब अगर आप एक माचिस की तीली लो और माचिस की तीली को उस पर डाल दो, और मान लो माचिस की तीली का जो ब्लैक हिस्सा है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखोगे कि वो माचिस की तीली जो है वो इस तरह से गोल गोल घूम रही है, किसी एक पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूम रही है। तो इस तरह से हम ये देख, और अगर आपके पास थोड़ा सा और क्यूरियस हो जाते हो तो हम ये कहेंगे कि आपको माचिस की तीली अलग अलग जगहों पर डालनी है। जैसे पानी इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से पानी घूम रहा है, एक माचिस तीली यहाँ डालो, एक यहाँ डालो, एक यहाँ डालो, एक सेंटर के पास डालो, एक दूर और थोड़ा दूर। आप देखोगे एक चीज़ कि इनके घूमने की जो रफ्तार है उनमें अंतर है। 3 तीलियां उस घूमते हुए पानी के अलग अलग जगहों पर, एक सेंटर के पास, एक दूर और एक सबसे दूर, आप देखोगे कि उनकी जो रफ्तार है, उनके घूमने की जो रफ्तार है उसमें अंतर रहेगा। वो तीनों एक ही रफ्तार से नहीं घूम रही होंगी, उनकी रफ्तार में कुछ अंतर होगा। ये इंटेंसिटी ऑफ कर्ल आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो आप देखो यहाँ पर इस तरह से वेक्टर घूम रहा है, इसकी लेंथ हमने कुछ और बनाई, किनारे वेक्टर किसी और लेंथ के हैं। तो इस तरह से हम इस घूमते हुए वेक्टर की लेंथ को दिखा करके ये शो कर सकते हैं कि कहां पर वो वेक्टर तेजी के साथ उसका मैग्नीट्यूड रोटेट कर रहा है और कहां वो धीमे धीमे रोटेट कर रहा है। ये सब चीजें हैं। तो इस तरह से हम एक ग्लोबल कर्ल, लोकल कर्ल की बात करेंगे, कर्ल के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें आपको यहां से आएंगी। ओके, सो इस तरह से हमने क्या जाना, वेक्टर फंक्शन क्या होता है। वेक्टर फंक्शन जो होता है, दस वेक्टर फंक्शन डिफाइन अ वेक्टर फील्ड इन अ गिवन डोमेन। तो जब बहुत सारे वेक्टर कहीं पर आप यूज करते हो, जैसे इस कर्व के ऊपर आपने बहुत सारे वेक्टर यूज किए, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल के रूप में आपने बहुत सारे वेक्टर यूज किए, इस एक्सिस के अबाउट इस रोटेट करते हुए बहुत सारे वेक्टर आपने एक्सप्लेन किए। तो ये बहुत सारे जो वेक्टर हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, वेक्टर फील्ड। बहुत सारे वेक्टर आप दिखा रहे हो तो आप ओके यहाँ पर इस डायरेक्शन में चीज़ें मोशन मूव कर रही हैं, तो ये एक वेक्टर फील्ड बनती है। सो स्केलर फंक्शन, और दूसरी तरफ स्केलर फंक्शन क्या होता है। स्केलर फंक्शन के साथ दिक्कत क्या है कि स्केलर फंक्शन में कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कोई वैल्यू डिसाइड करें और उस वैल्यू को अगर हम एक मैप कर दें, किसी जगह पर सारी वैल्यू लिख दें, तो हम एक स्केलर फंक्शन की फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपकी चटाई है, आपने इसके बीचों बीच, मान लो ये चटाई है, इसके एक कोने में आपने अंगीठी रखी है, हीटर रखा है। तो अगर आप अब इस चटाई के अगर आपके पास ये एक तरह की चटाई है और आपने यहाँ पर इस जगह पर एक अंगीठी रखी है, एक हीटर रखा है। अब उसके बाद आप यहाँ पर कुछ पॉइंट बना दो। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो है जहाँ आप टेम्परेचर नोट कर सकते हो थर्मोमीटर से। तो यहाँ आपने टेम्परेचर कहा, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ 42 है, यहाँ 40 है, यहाँ कुछ कम होगा 38 है, यहाँ पर 36 है। इस तरह से आपने अलग अलग पॉइंट पर टेम्परेचर के कुछ स्टिकर लगा दिए। ऐसे ही इधर गए तो आपने यहाँ पर भी जो टेम्परेचर नापते जा रहे हो स्टिकर लगाते जा रहे हो। तो थोड़ी देर में क्या होगा, आप इस चटाई पर आपने कुछ रखा है कि हम 5-5 सेंटीमीटर के दूरी पर टेम्परेचर नापेंगे और जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो हम स्टिकर लगा देंगे। अगर आपने बड़ी मेहनत से काम किया है उस चटाई पर, तो थोड़ी देर बाद आपको उस चटाई पर स्टिकर ही स्टिकर दिखाई पड़ेंगे जिसमें बहुत सारे टेम्परेचर की वैल्यू लिखी होगी। और आप साफ साफ देख पाओगे कि जहाँ पर अंगीठी रखी थी, जहाँ हीटर रखा था, उसके इर्द गिर्द टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे टेम्परेचर की वैल्यू घट रही है। लेकिन एक चीज़ और देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि जो टेम्परेचर घट रहा है वो इस डायरेक्शन में तेज़ी से घट रहा है, इस डायरेक्शन में तेज़ी से घट रहा है, या इस डायरेक्शन में तेज़ी से घट रहा है। इसको भी आप नोट कर सकते हो सकता है होमोजीनियस हो, टेम्परेचर एक समान रूप से सब तरफ घट रहा हो, या हो सकता है आपका हीटर जो है उसमें एक पंखा लगा है, ब्लोअर जैसा है, और वो पंखा एक खास दिशा में हवा ज़्यादा गर्म फेंक रहा है। तो जिस दिशा में गर्म हवा फेंक रहा है उस दिशा में टेम्परेचर घटने की रफ्तार कम है और बाकी दिशाओं में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से घट रहा है। ऐसा भी हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से बहुत सारे स्केलर वैल्यूज़ को ले करके हम अगर एक फील्ड डिफाइन करते हैं, देन दैट फील्ड इज कॉल्ड द स्केलर फील्ड। ओके, तो इस तरह से हमारे पास स्केलर फंक्शन,
वेक्टर फील्ड डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर फंक्शन, स्केलर फील्ड डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप लोगों ने कभी नेट पे सर्च करिए, जहाँ हम जब दिखाते हैं आइसोबेरिक लाइनें ड्रॉ करते हैं, कभी मौसम की जानकारियाँ जब होती हैं, तो कभी एक मौसम की जानकारी वाला ग्राफ देखो अगर आप अपने इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारी लाइनें दिखाई पड़ेंगी। वो लाइनें जो होती हैं प्रेशर की लाइनें होती हैं, तो वो दिखाएगा कहाँ प्रेशर कम है कहाँ ज़्यादा है। जब तूफान आने वाले होते हैं तो ये जो आइसोबेरिक लाइनें होती हैं ये मेट्रोलॉजिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गाइड करती हैं कि यहाँ लो प्रेशर रीजन बन रहा है, यहाँ पर हमारे तूफान का प्रभाव ज़्यादा होगा, यहाँ हाई प्रेशर रीजन बन रहा है, यहाँ ज़्यादा होगा। वो उस हिसाब से वो उसको देख सकते हैं। तो वो जो प्रेशर के हम अलग अलग पॉइंट का प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उस प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन से हमें उस चक्रवात के, उस टाइफून जो भी साइक्लोन है उसके स्ट्रेंथ का पता चलता है। चूँकि जो हवाएं घूमती रहती हैं ना, तो वो एक तरह का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जब कहते नहीं है कि आप सुनते होंगे कि तूफान इतनी तेज़ी से आ रहा है और शाम के 6 बजे तक वो तट से टकराएगा, तो कैसे वो लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि तूफान आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है और बंगाल की खाड़ी से ही टकराएगा? उसका कारण यही होता है कि वो सैटेलाइट के थ्रू उस तरह के आइसोबैरिक लाइनें ड्रॉ कर ले जाते हैं। तो जब वो उस तरह के आइसोबैरिक लाइनें ड्रॉ कर ले जाते हैं, तो उन आइसोबैरिक लाइनों के अंदर जो वेरिएशन हो रहा होता है उसकी स्लोप को देख करके, उसके ग्रेडियंट को देख करके वो ये जानते हैं कि तूफान किस दिशा में बढ़ेगा। जैसे अगर पानी कहीं रखा है और आपने उसको एक तरफ झुका दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जिस तरफ झुकाया है पानी का प्रवाह उसी तरफ होगा। ऐसे ही तूफान के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो ये से कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज होते हैं। अब हम कुछ बेसिक से नोटेशंस हैं जो यूज करते हैं, जिनको हमें पढ़ना है। जैसे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ना है। अब आप कहोगे सर ये तो मैंने पढ़ा है, अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम द स्क्रैच। अच्छा जरा बताओ मुझे, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जब ड्रॉ करनी निकालनी होती है तो कैसे निकालते हो? मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ एक पॉइंट है x2, यहाँ एक पॉइंट है x1। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो आप लिखते हो x2 माइनस x1 का यूज करते हो, ऐसे तो यूज करते हो। तो यहाँ से जो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन सीखी है वो तो जस्ट नंबर्स के टर्म में सीखी है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू दे दी गई, दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू दे दी गई, उनके बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ कोई वेक्टर के बारे में बात नहीं की गई थी कि हम इस पॉइंट से इस तरफ दूरी निकाल लें या इस पॉइंट से इस तरफ दूरी निकाल रहे हैं। तो वहाँ हमने x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 इस तरह से बहुत सारी वैल्यू निकाल ली, और फिर आर स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, इस तरह से कैलकुलेट किया था। बट नाउ दिस इज द वर्ड ऑफ वेक्टर्स। ना वेक्टर्स के टर्म में कैसे यूज करते हो? तो आपको मैं ये कहूँगा कि आपको वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ आइडिया होगा। जैसे आप कहते हो कि अगर ये वेक्टर a है, ओके, और जस्ट अ मिनट, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो जो ये वेक्टर होगा ये c होगा। c की खास बात क्या है? ये वेक्टर a के टेल से शुरू है और वेक्टर b के टिप पर है ना, ऐसा तो है यहाँ पर। अच्छा अब अगर मान लो ये वेक्टर a है और वेक्टर b को इधर मानने के बजाय हमने इधर बना दिया, तो ये वेक्टर b डायरेक्शन थी और ये वेक्टर b की माइनस डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसा तो होगा ना। ऐसे ही अच्छा मान लो ये वेक्टर a था और वेक्टर b को हमने यहाँ के बजाय यहाँ बना दिया, मतलब ये वेक्टर a बनाया, जस्ट अ मिनट, वेक्टर a बनाया और ये वेक्टर b बना दिया। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, दोनों के टिप हैं। अब अगर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस b, ओके। तो आपने एक टिप इधर बनाई, उसी की टेल से दूसरे को बनाया और सब निकाला, तो ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस b। ये वेक्टर a है, ये b है। अगर इसको पलट दो, मान लो वेक्टर a इधर है, वेक्टर b इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस b, चूँकि आपने डायरेक्शन पलट दिया तो ये चीज़ जो हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी a प्लस बी। ये सब वेक्टर एडिशन वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जैसे आप देखो यहाँ कोई पॉइंट a है, मान लो कोई पॉइंट b है, सपोज ये पॉइंट b है, a पॉइंट ये है, b ये है, और हमने एक वैल्यू बना दी r। तो अगर आप देखो ये वेक्टर a स्मॉल a, ये वेक्टर b स्मॉल b, तो ये जो r होगा कैसे लिखा जाएगा? जैसे पहले लिखा है कि r बराबर हो जाएगा a प्लस b,
ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट बी यहाँ ना होकर के यहाँ आ गया तो यानी कि ये दूरी और बढ़ गई, यानी बी हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई 2b। तो ऐसी स्थिति में आपका जो r होगा वो क्या होगा, r होगा a प्लस 2b, ठीक है। अच्छा मान लो r पॉइंट यहाँ आ गया है इतनी दूरी पर, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई 3b। तो ये एरो लोगे ये हो जाएगा r, तो हो जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस 3b। इस तरह से आप r को कहीं भी रख सकते हो, कितनी भी दूर जाके रख सकते हो। तो हमने एक जनरल फार्मूला, अगर सिर्फ r और सिर्फ 1 टाइम a है 1 टाइम b है तो r इज इक्वल टू होगा a प्लस b, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट इफ द पॉइंट r इज एनीवेयर, तो अगर पॉइंट r कहीं भी हो रहा है तो r इज इक्वल टू हो गया a प्लस लेमडा टाइम b। अगेन यहाँ हमने a को एक तरह से इंट्रिंसिक सा वेक्टर मान लिया, हम जहाँ शुरुआत कर रहे हैं उसको वही रख रहे हैं। हम दूसरे पॉइंट को r को यहाँ रखे b दूरी पर 2b 3b 4b 8b 100b 1000b। तो इस हिसाब से जो लैम्डा है इट विल बी सम कांस्टेंट 1 2 3 जो भी आप ले रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा पॉइंट r में बी सिलेक्टेड। आप लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पॉइंट r यहाँ होगा, लैम्डा की वैल्यू 2 रखोगे तो पॉइंट r यहाँ होगा, 3 रखोगे यहाँ होगा, 4 रखोगे तो यहाँ होगा, ऐसे ही वेरी कर सकता है। तो ये एक बेसिक सी इक्वेशन है हमारे पास r के लिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लेमडा b निकालना चाहें तो ये हो जाएगा r माइनस ए, ठीक है ना। तो लेमडा b क्या हो जाएगा r माइनस ए, तो लेमडा b हो गया r माइनस ए। और अगर हम लेमडा b को b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये हो जाएगा r माइनस ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा r माइनस ए डॉट बी, क्योंकि किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ हमेशा 0 होता है, भले यहाँ कोई कांस्टेंट है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने चाहे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप चाहे ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख रहे हो r माइनस ए, सॉरी अब मैंने गड़बड़ कर दिया, r डॉट मैंने गड़बड़ कर दिया, b डॉट b नहीं होता क्योंकि वहाँ तो कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, माय मिस्टेक। तो अगर आपने लिखा है कि जैसे r बराबर a लेमडा b, तो लेमडा b बराबर हो जाएगा r माइनस ए। तो अगर हम लेमडा b को b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हो जाएगा r माइनस ए क्रॉस b, चूँकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा बिकॉज द साइन विल बी 0, तो साइन एंगल 0 होगा, पैरेलल होंगे ना इस वजह से। तो आपके पास एक तो डेफिनेशन ये हो गई किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने की, एक डेफिनेशन क्या है कि आपने r माइनस ए ले लिया, उस वक्त b से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और वो 0 आया। तो हम स्ट्रेट लाइन के लिए चाहे इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में चाहे इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब एक जनरल फॉर्म है, जनरल फार्मूला है कि अब मान लो कि अगर लाइन है पास कर रही है पॉइंट पी क्यू से जिसके पोजीशन वेक्टर ए हैं सी हैं, तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगी वो a प्लस लेमडा टाइम c माइनस ए होगी। आई वुड सजेस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कैसे आया, अगर नहीं आया, नहीं समझ में आया मुझे बताइएगा, मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ये इस इक्वेशन के लिए ये हमारा सर्किट मतलब एक डायग्राम है जो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आते हैं हम प्लेन के बारे में। प्लेन का मसला है, प्लेन मतलब एक 2 डायमेंशनल सरफेस जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो जैसे आप देखो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है। प्लेन के मामले में जब भी हम बात करेंगे तो हमें प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि प्लेन को हम कई बार उसके नॉर्मल से ही आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ ये मेरा प्लेन है तो ये नॉर्मल है जो इसकी पहचान है, अगर प्लेन घूमा तो नॉर्मल भी घूमेगा। तो अगर हमारा प्लेन घूम रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो नॉर्मल है वो घूम रहा है। ओके, मान लो हमारे पास 2 प्लेन हैं, सपोज़ हमारे पास 2 प्लेन हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास एक प्लेन ये है तो इसका नॉर्मल ये हो गया, इस प्लेन का ये नॉर्मल है। ओके, गिरना नहीं भाई। और ये दूसरा प्लेन है
ये दूसरा नॉर्मल है। तो हम प्लेन को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हम प्लेन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके नॉर्मल से। सपोज हमारे प्लेन और जो नॉर्मल ये लाइनें होंगी, स्ट्रेट लाइन है ना, ये वन डायमेंशनल लाइन है, ये वन डायमेंशनल लाइन है, प्लेन है। तो प्लेन की पहचान हमने लाइन से कर दी। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये प्लेनों को देखो, तो जब प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये लाइनें भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लेनों के बीच का एंगल बताओ, तो प्लेनों के बीच का एंगल इन लाइनों के बीच के एंगल से भी डिसाइड होगा। अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, तो ये नॉर्मल भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे के एक कोलिनियर कोप्लेनर हो जाते हैं तो नॉर्मल भी आपके पैरेलल हो जाएंगे। इनके बीच में एंगल अगर 30 डिग्री हो जाता है तो उस हिसाब से इनमें भी एंगल उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से कि आपसे कहा जाएगा कि दो प्लेनों के बीच का एंगल बताओ। तो जैसे हमसे कहा जाएगा दो प्लेनों के बीच का एंगल बताओ, तो तुरंत ही हम उन प्लेनों के नॉर्मल निकालेंगे। तो प्लेनों के नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर निकालेंगे और इनकी इक्वेशन निकालेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, और दो लाइनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ट्रिक यहाँ पर ये है कि प्लेनों के साथ जब हम डील कर रहे होंगे तो हम प्लेनों के साथ डील करते समय असल में उसके नॉर्मल से हमारी बातचीत होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट A है और एक दूसरा पॉइंट R है। तो मान लीजिए वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट A R इज R माइनस A। तो A है, R ये है, A का पोजीशन वेक्टर आपका A है, R का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है, तो ये जो दूरी है ये R माइनस A है। तो आपका ये जो लाइन है ये R माइनस A से रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, तो जैसा यहाँ लिखा नहीं था कि R माइनस A से आप लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे B है, B एक लाइन है, B को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? लैम्डा टाइम B इज इक्वल टू R माइनस A। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो अगर B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A R ये जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या लिखा? R माइनस A विल बी प्रेजेंट ऑन द प्लेन। अब ये R माइनस A जो है ये लाइन प्लेन A और R के बीच में है, लेकिन क्या ये पक्का है कि ये लाइन प्लेन पर ही है? जरा समझो, जरा समझने की कोशिश करोगे इस चीज़ को। मैं कह रहा हूँ ये एक प्लेन है, ऊपर से अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि एक लाइन इस पे है। ऐसे ऊपर से अगर आप ऐसे करके देखो तो आपको लगेगा कि ये जो लाइन है ये इसके ऊपर है, ऐसे है, ये आपको ये लाइन लग रही है। लेकिन जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, ये इसके ऊपर टच नहीं कर रही बल्कि हल्की सी उठी हुई है। ये हल्की सी उठी हुई थी, लेकिन यहाँ से देखने पर आपको ये उठान आप नहीं देख पा रहे थे, तो प्रोजेक्शन में वो चला जा रहा था, लेकिन असल में ये तिरछी है। अब अगर मैं दावा कर रहा हूँ कि कोई लाइन इस प्लेन पर है, अगर मैं दावा कर रहा हूँ कि इस प्लेन पर कोई लाइन है, तो इसका मतलब है इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। इस लॉजिक को समझ पा रहे हो? अगर ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये पेन है, इतना समझ गए आप? अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई लाइन जो है वो इस प्लेन पर है, तो अगर लाइन इस प्लेन पे है तो वो लाइन जो होगा वो इस नॉर्मल के साथ भी 90 डिग्री पे होगा। जैसे प्लेन की सरफेस 90 डिग्री पर है वैसे ये भी 90 डिग्री पे होगा। लेकिन अगर ये लाइन इस प्लेन पे नहीं है, ऐसे उठी हुई है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है अगर कोई लाइन किसी प्लेन पर है तो वो लाइन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ही होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम उस प्लेन को डिफाइन कर ले जाएंगे। तो अगर हमें प्लेन के बारे में बताना है तो हमें प्लेन के ऊपर उस लाइन के बारे में बात करेंगे, वो लाइन जो कि नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हम प्लेन के बारे में बात करेंगे। इनडायरेक्ट प्रूविंग है इसको ऐसा भी कहते हैं ना कि जीरो प्रूविंग करके कंप्यूटर में एक कॉन्सेप्ट है, उससे भी वैसा इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो अगर अब देखो, अगर आपको डिफाइन करना है नॉर्मल प्लेन के बारे में, तो आपने कहा कि एक लाइन जो है R माइनस A है विल बी प्रेजेंट ऑन प्लेन इफ इट इज़ परपेंडिकुलर टू n कैप। n कैप इज़ द यूनिट डायरेक्शन, यानी R डॉट A डॉट N जो होगा वो 0 होगा, जो कि
थीटा 90 डिग्री का मतलब है कि कॉस की वैल्यू कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो अगर r माइनस ए डॉट एन जीरो है तो इसका मतलब है कि वो लाइन उस प्लेन में है, और इस पूरी शर्त को ही हम प्लेन की शर्त कह दें। भाई अगर कोई प्लेन है तो इसका मतलब उस पर जो लाइन है वो उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। बस इसी फार्मूले को ही हम प्लेन की होने की फार्मूला बता देंगे। तो अब जैसे ये फिगर है, अब इस फिगर को देखो, यहाँ पर जैसे मान लो देखो r है, r के साथ अब मैं कहाँ दिखाऊं, जैसे ये दूरी है, ये d है, ये दूरी d है, और आपका वेक्टर जो है ये a है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है यही चीज़ है, ये चीज़ यहाँ दिखाई है कि ये लाइन है, ये d है, और जो ये वेक्टर आपने बनाया है वो वेक्टर आपने यहाँ बनाया a है, इसके बीच में एंगल है। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा मॉड ऑफ है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो a कॉस थीटा। तो d कैसे डिफाइन करो, d बराबर a कॉस थीटा। अब ये तो ऐसा है जैसे मान लो वेक्टर a डॉट वेक्टर b है, तो ये हो जाता है a b कॉस थीटा। अगर वेक्टर a है डॉट n कैप है तो हो जाएगा a n कैप का मॉड कॉस थीटा। हमें मालूम है यूनिट वेक्टर a होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा a डॉट n बराबर a कॉस थीटा। तो d की वैल्यू को डिफाइन करना है तो d बराबर a डॉट n। ये भी एक प्रॉपर्टी जिसका कि हम यूज कर सकते हैं, और कई बार इसको भी हम यूज कर ले जाते हैं, अपने नॉर्मल और प्लेन के साथ यूज करते हैं। तो एक तो ये कंडीशन तो साफ साफ कंडीशन है, और इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसके आगे फिर हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इतना अभी रखते हैं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज फ्रिक्वेंट पॉसिबली। अगर पर डे 2 हो जाएँ तो आप पर डे नहीं रहेगा कि आपको बहुत लंबा वीडियो देखना है, जस्ट टू द पॉइंट रहेगा। एक टॉपिक हम थंबनेल पे लिख देंगे, बस जो टॉपिक हम लिखेंगे बस वही टॉपिक ही हम वहाँ पर आपको डिस्कस कर देंगे। तो आपको ये रहना है कि अगर आपको पूरे सिलेबस से केवल वही टॉपिक पढ़ना है तो यू जस्ट क्लिक द वीडियो एंड फिनिश इट इन 10 to 20 मिनट्स वॉट एवर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के बारे में। वहाँ पे कुछ हम लोग बहुत ही बढ़िया से टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। आई डोंट नो व्हाई, आई विल ट्राई टू मेक द थिंग क्लियर। और अगर किसी जगह पर आपके साथ कोई आपको समझने में कहीं भी कोई स्तर पे दिक्कत हो, देन फील फ्री, जस्ट कंस्टेंट में मत बंधे रहिए कि यूट्यूब है और मैं क्या दूंगा। आप मेरे जाके देखिएगा, मैंने लगभग आई एम नॉट 100% श्योर, लगभग जितने सवालों के जवाब कमेंट मुझे आते हैं, जो मुझे आते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर देता हूँ, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे आपके नॉर्मल थैंक यू वाले वीडियो हो, एप्रिशिएशन वाले वीडियो हो, या जो भी हो। हाँ, आप किसी ने पूछा कि सर अब एग्ज़ाम डेट क्या होगी, आई रियली डोंट नो, तो फिर मैं उसमें क्या कहूँ, ये कह देता हूँ कि भाई मार्च में हो सकता है हो जाए। अभी हाल ही मैंने एक टीचर से बात की तो कह रहे हैं कि मार्च के आखिर को अप्रैल में चला जाए। तो जितनी मुँह उतनी बातें, जो भी है अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, जितनी जल्दी अपनी तलवार की धार को तेज करते रहिए। इस बात से कोई फैसला नहीं करना चाहिए कि कब होगा, आपको अपनी तैयारी हमेशा रखनी है, अपने आप को हमेशा तैयार रखना है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।